जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार मद्य निषेध सिपाही की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज से एक न्यू प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस बार प्रैक्टिस सेट में ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न रखे गए हैं। जीके, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, व्याकरण सभी विषयों के प्रश्न हैं। और देखिए दोस्तों, एग्जाम की तैयारी के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बार बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी होगा। बस आप लोग ईमानदारी पूर्वक और डेली एक प्रैक्टिस सेट को अटेंड करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ में मिलेगा। तो टाइमिंग को आप सभी जरूर ध्यान रखें। तो चलिए मेरे जितने भी प्यारे भाई बहन हैं, आप लोग सेशन को एक बार दिल से लाइक कर दीजिए। फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और हाँ, सेशन को शेयर जरूर करना है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के शानदार प्रश्नों से। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भूकंप सर्वाधिक किस क्षेत्र में आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पूर्वी एशिया या फिर डी अमेरिका का पूर्वी तट। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, याद कर लीजिए, पूर्वी एशिया। देखिए, भूकंप जो है सर्वाधिक पूर्वी एशिया क्षेत्र में आते हैं और भारत को 3 भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालयी क्षेत्र, दूसरा है गंगा सिंधु का मैदान और तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत। तो इसे भी आप सभी जरूर ध्यान रखें। देखिए, दूसरा प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? और देखिए, इस प्रश्न को आप सभी मार्क कर लें क्योंकि ये प्रश्न बिहार पुलिस और बिहार मद्य निषेध सिपाही के एग्जाम में अब तक 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, याद कीजिए, हमने आपको पहले भी प्रैक्टिस सेट में बताया था, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो जो ही बच्चे लाइव चैट में डी ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। और ये भी हमने आपको बताया था कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर, यहाँ पे लिख देते हैं गुरु शिखर। ये अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है लगभग। तीसरा प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए कौन मारे गए थे? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए कौन मारे गए थे? तो दोस्तों, तीसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ए ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, टीपू सुल्तान मारे गए थे। अब देखिए, टीपू सुल्तान से संबंधित 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न आप सभी नोट कीजिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो डेट है 1799। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। किस युद्ध में हुई थी? तो दूसरा प्रश्न नोट कीजिए, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। याद रखिएगा, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है 1799 में। और टीपू सुल्तान की राजधानी पूछा जाता है। तो तीसरा पॉइंट नोट कीजिए, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न है, फ्रेंच इज खाली स्थान इजी लैंग्वेज, फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। यहाँ पे आपको आर्टिकल भरना है, ए, एन, द, कौन सा आर्टिकल होगा? तो देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी वर्ड के पहले ए आर्टिकल या एन आर्टिकल लगाना है तो सबसे अच्छा तरीका है उस वर्ड को सबसे पहले हिंदी में लिखिए। तो यहाँ पे इजी को हम हिंदी में लिखते हैं, इस तरह से होता है। तो देखिए, हम उस वर्ड को हिंदी में लिख लिए इजी। अब देखिए, इस वर्ड के प्रारंभ में क्या है? ई है। तो ध्यान से सुनिए,
किसी वर्ड के प्रारंभ में अगर स्वर वर्ण आता हो, यानी आ, ई, बड़ी ई, इस तरह से टोटल 11 स्वर वर्ण होते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी आए उस वर्ड के प्रारंभ में तो आपको एन का प्रयोग करना है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं मैंगो, तो ये मैंगो के पहले यहाँ पे ए लगेगा या एन, पता करने के लिए मैंगो को सबसे पहले हिंदी में लिखे इस तरह से मैंगो। अब देखिए प्रारंभ में क्या है, म है, तो म क्या है, व्यंजन वर्ण है। अगर व्यंजन वर्ण रहे तो आपको ए लगाना है, यानी ए मैंगो होगा। यहाँ पे ईजी है, यानी कि इस तरह से ईजी है। यहाँ पे बड़ी ई है, ये स्वर वर्ण है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। तो हमारा सेंटेंस होगा फ्रेंच इज एन ईजी लैंग्वेज। आगे देखिए, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी। द गंगा कम्स फ्रॉम द हिमालय। इसका हिंदी बताना है, क्या होगा? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए 5वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? द गंगा कम्स फ्रॉम द हिमालय। इसका मतलब है गंगा हिमालय से निकलती है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध में कौन सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, इसी तरह से हम लोग मिक्स प्रश्नों को कवर करेंगे। मैथ्स और हिंदी व्याकरण के भी प्रश्न रखे गए हैं। तो यहाँ पे 6ठे प्रश्न का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, कलिंग युद्ध में अशोक सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। एग्जाम में पूछा जाता है कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध होता है। और एग्जाम में पूछा जाता है कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो तोसली, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग भी नोट करते जाइए। तोसली कलिंग की राजधानी थी। और कलिंग युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में। याद रखिएगा, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसके दरबारी कवि कौन थे? तो याद रखिएगा, हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, स्फिनिक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, स्फिनिक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर याद कर लीजिए, मिस्र की सभ्यता से संबंधित है स्फिनिक्स। और देखिए यहाँ पे मिस्र की बात करें तो मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, याद रखिएगा। और एक प्रश्न बनता है मिस्र से कि मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? तो यहाँ पे लिख देते हैं फेरो। मिस्र के राजा फेरो कहलाते थे। आगे देखिए, निम्न में कौन सा बिहार का राज्य के प्रतीक नहीं है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, हम आपको प्रश्नों के साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कॉपी में लिखते जाइए और ध्यान से सुनिए, आपका रिवीजन होता है। तो देखिए ए ऑप्शन की बात करें तो राजकीय वृक्ष पीपल दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। राजकीय पुष्प गेंदा है, ये भी सही है। राजकीय पक्षी क्या है? तो गोरैया, ये भी सही दिया गया है। लेकिन राजकीय नदी गंगा नदी नहीं है। अब देखिए, गंगा से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी को किस वर्ष राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो ध्यान दीजिए, गंगा नदी को 2008 में, डेट जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा नदी भले ही बिहार की मुख्य नदी है, लेकिन राजकीय नदी नहीं है, तो ये जो सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और देखिए, अगर आप लोगों ने कल वाली क्लास को अटेंड किया है तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। इसलिए बोलते हैं आप सभी से डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और अब आपके पास समय भी नहीं बचा हुआ है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? जैसे जैसे
अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। और देखिए तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। आगे देखिए, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, मांडू की रानी रूपमती, इनका संबंध था बाज बहादुर से। तो बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इनके दरबार में रहते थे अमीर खुसरो। याद रखिएगा, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता था और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, काला पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध इमारत है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। काला पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध इमारत कौन सा है? तो इस प्रश्न के बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट को पता है। आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। और इस मंदिर को किसने बनवाया था? तो 11वीं शताब्दी में। याद रखिएगा, 11वीं शताब्दी में गंगराज प्रथम नरसिंह देव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण काले ग्रेनाइट पत्थर, ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस पत्थर से बना है? तो काले ग्रेनाइट पत्थर। याद रखिएगा, काले ग्रेनाइट पत्थर से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? तो याद कर लीजिए, 12वें प्रश्न का आंसर है केरल राज्य में स्थित है। भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? यहाँ पे शास्त्रीय होगा इस तरह से। कल हमने आपको बताया था शास्त्रीय नृत्य के बारे में। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। और शास्त्रीय भाषा की बात करें तो टोटल 6 शास्त्रीय भाषा है। कौन कौन से है सभी को बता देते हैं। तो ध्यान से सुनिए, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया, ये टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। और शास्त्रीय नृत्य 8 है, कल हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। सही जवाब है बी ऑप्शन, ओडिया को। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर। चलिए यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की स्थापना कब होती है? तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना होती है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का हेड क्वार्टर है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं अहमदाबाद। याद रखिएगा, हमने आपको बताया था अहमदाबाद को क्या बोला जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर, यानी कि मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगर पूछे उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। इन सभी पॉइंट को जरूर लिख लें। भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट के रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। तो सही जवाब यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? जॉर्ज क्लार्क। लेकिन भारत में रेलवे का जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। याद रखिएगा,
लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है और इसी के शासनकाल में 1853 में भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? जॉर्ज क्लार्क। ऑप्शन में लॉर्ड डलहौजी नहीं दिया हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए, एक पूछा जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 338 ए में, और एक है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो यहाँ पे जनजाति पूछा गया है, इसका आंसर होगा आर्टिकल 338 ए। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पूछे तो उसका उल्लेख है अनुच्छेद 338 में। आगे देखिए, धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी किस श्रेणी का है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क कर लें। तो चलिए यहाँ से भी आपको 3 प्रश्न बताते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी किस श्रेणी का है? तो सतपुड़ा श्रेणी, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न ये है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित है। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो 1350, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और ये जो बी ऑप्शन में है अरावली पर्वत श्रेणी, ये सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। इसकी ऊंचाई चोटी अभी हमने आपको बताया था गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और एक पूछा जाता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, और इसीलिए 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दोनों का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1995 को। देखिए, सी ऑप्शन में दिया गया है। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ सिंपल? यहाँ पे आपको सिंपल वर्ड का अपोजिट बताना है, क्या होगा? और देखिए, बिल्कुल इसी तरह के इंग्लिश के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए, बीच बीच में सब्जेक्ट वाइज स्पेशल क्लास को भी कराएंगे। तो मैथ्स का प्रश्न हो, इंग्लिश का प्रश्न हो या हिंदी व्याकरण का प्रश्न हो, अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हम आपको जितना भी प्रैक्टिस सेट देंगे बस आपको कंप्लीट करते जाना है। तो यहाँ पे सिंपल का अपोजिट क्या होगा? तो सबसे पहले सिंपल का हिंदी क्या होता है? सीधा। आप सभी जानते हैं सिंपल का मतलब होता है सीधा, और सीधा का उल्टा क्या होगा? यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो यहाँ पे आंसर होगा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। तो सीधा का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे जटिल। आगे देखिए, वी कांट रिपेयर दिस लॉक, इसका आपको पैसिव बनाना है। देखिए, अगर आप लोग वॉइस टॉपिक को थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो बिल्कुल आप लोग आराम से आंसर कर सकते हैं। देखिए, इस वॉइस में मॉडल वर्ब का प्रयोग हुआ है कांट। तो वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं? दिस लॉक को सबसे पहले आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस लॉक, ठीक है। उसके बाद देखिए कांट है तो हो जाएगा कांट बी। देखिए, बी ऑप्शन में दिया गया है दिस लॉक कांट बी। उसके बाद यहाँ पे रिपेयर है, तो रिपेयर का भीतरी क्या होता है? रिपेयर्ड होता है। यहाँ पे टाइपिंग मिसप्रिंटिंग है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? दिस लॉक कांट बी रिपेयर्ड। यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा गया है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न को हमने आपको काफ़ी बार प्रैक्टिस सेट में बताया है। चलिए आंसर बताएंगे, किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। और देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है संविधान सभा के सलाहकार, तो याद रखिएगा VN राव।
B.N. राव संविधान सभा के सलाहकार थे। संघ संचालन समिति के अध्यक्ष पूछा जाता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संघ संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे और इन्होंने ही संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को क्या पेश किया था तो प्रस्तावना को पेश किया था। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक खाली स्थान बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपको एग्ज़ाम तक ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 22 का ए ऑप्शन 6 माह। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल का अनिश्चित काल तक लागू रखा जा सकता है लेकिन प्रत्येक 6 माह क्या करना होगा, प्रत्येक 6 माह में संसद की स्वीकृति आवश्यक होता है। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है। चलिए 23 के लिए आंसर बताएंगे और ये प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, इसको ध्यान रखें। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है तो देखिए, आपको याद होगा हमने आपको बताया था स्वतंत्रता के समय देश में लगभग 563 देशी रियासतें थी और इसको एक किसने किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। चलिए 24 के लिए आंसर बताएंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, यहाँ से भी आपको 3 से 4 प्रश्न बताते हैं, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, ये आपको नोट करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई। तो देखिए, एक संविधान संशोधन होता है, कौन सा 92वां संविधान संशोधन होता है। इसके तहत संविधान में 4 भाषाओं को ऐड किया गया था, इसे आप लोग याद कर लीजिए। संथाली, मैथिली, यहाँ लिख देते हैं 4 भाषाएं, संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पूछा जा रहा है 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी 2003 में। तो 2003 में ही 92वां संविधान संशोधन होता है। तो देखिए, संथाली ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए बता देते हैं कोंकणी को कब जोड़ा गया था। तो देखिए, कोंकणी और मणिपुरी इन दोनों को जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। सिंधी को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है, यह कथन किसका है। चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और फिर से आपसे बोल रहे हैं आपको डेली क्लास को अटेंड करना है। क्लास का टाइमिंग रहेगा डेली रात 8 बजे से और आप लोग क्लास टाइमिंग पे करेंगे तभी आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन लॉस्की का कथन है। 49वीं पैरेलल किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो दोस्तों 26 का आंसर क्या होगा, 49वीं पैरेलल किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो यूएसए और कनाडा याद रखिएगा। और देखिए, वियतनाम एवं दक्षिणी एक पूछा जाता है 17वीं, तो इसे भी याद रखिए। 17वीं समांतर रेखा जो है वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच में है 17वीं। अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में संपन्न होती है। देखिए, इस प्रश्न को हमने आपको काफ़ी बार बताया है,
देखते हैं कितने बच्चे आंसर बताते हैं। अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में संपन्न होती है? तो देखिए वायुमंडल की 5 परतें हैं। हमने आपको बताया था पहली परत का नाम क्या है? ये देखिए पृथ्वी है। पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल। इसी मंडल में मौसमी घटनाएं घटित होती है। तो आंसर होगा बी ऑप्शन। क्षोभ मंडल के ऊपर आता है समताप मंडल, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। और समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन का अनुसूत्र होता है O3। और हवाई जहाज पूछा जाता है किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है? चलिए 28 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों बिहार मध्य निषेध सिपाही में पिछले 5-6 सालों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आप उन प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट का नाम है बिहार मध्य निषेध सिपाही क्वेश्चन बैंक 2023। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ऊपर में ही मिल जाएगा। प्रैक्टिस जरूर करें, इससे आपको पता चलता है किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 28 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं सी ऑप्शन, 20 से 30 जून। और भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है किस मानसून से? तो इसी दक्षिण पश्चिम मानसून से। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? चलिए 29 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए आप लोग सभी वीडियो को ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे 29 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता और एलोरा की जो गुफा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और देखिए ये जो अजंता है, अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म का समावेश है। तो एग्जाम में पूछा जाता है अजंता की गुफाओं में किस धर्म का समावेश है? तो बौद्ध धर्म का। और एलोरा की गुफा में बौद्ध, हिंदू तथा जैन तीनों का समावेशन है। तो इस पॉइंट को आपको जरूर ध्यान रखना है। एक पूछा जाता है एलिफेंटा की गुफा, ये भी महाराष्ट्र में है। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? चलिए 30 के लिए आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। कब? तो 1572 में कराया था। चारागाह को पंपास कहा जाता है। चलिए आंसर बताएंगे, कहाँ कहा जाता है चारागाह को पंपास? तो देखिए दोस्तों, चारागाह को पंपास के नाम से जाना जाता है दक्षिण अमेरिका में। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन सही जवाब है। और अर्जेंटीना में घास भूमि को कहा जाता है पंपास। देखिए चारागाह को दक्षिण अमेरिका में पंपास कहा जाता है और घास भूमि को अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है। तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। अर्जेंटीना में घास मैदान को पंपास और दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों हम आपको बिल्कुल फ्री में बेस्ट से बेस्ट क्लास देते हैं। यकीन ना हो तो आप लोग YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं। मध्य निषेध सिपाही या बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इतना डिटेल क्वेश्चन आंसर कोई भी नहीं कराता है। ऐसा क्लास आपको मिल सकता है केवल पेड क्लास में, आपको ऐसा क्लास मिल सकता है। फ्री में आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। और देखिए हम आपके लिए डेली क्लास कराते हैं, इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? चलिए 32 के लिए आंसर बताएंगे। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? सही जवाब है महानदी। देखिए हीराकुंड बांध जो है यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। चलिए और आपको बताते हैं। देखिए सी ऑप्शन में है कावेरी। तो कावेरी परियोजना पूछा जाता है। देखिए कावेरी परियोजना जो है
कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच काफ़ी विवादित रहा है, तो इसको ध्यान रखना है। और एक दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ये क्या है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत का प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। दामोदर याद रखिएगा। आगे देखिए, हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? चलिए 33 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है हिमाद्री। बी ऑप्शन में सही जवाब है। इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक विषाणु जनित रोग है? देखिए यहाँ पे विषाणु नहीं होगा, यहाँ पे होगा जीवाणु। सही कर लेंगे, यहाँ पे जीवाणु होगा। देखिए जीवाणु रोग के उदाहरण कौन कौन से है बता देते हैं, तो ध्यान से सुनिए। जीवाणु जनित रोग है हैजा, न्यूमोनिया, टाइफाइड, टिटेनस, डिप्थीरिया, काली खांसी। ये सभी जो है क्या है? जीवाणु जनित रोग है। इसमें तपेदिक भी है, तो सही आंसर है सी ऑप्शन। तपेदिक क्या है? ये जीवाणु जनित रोग है। बाकी चेचक हो गया, रेबीज हो गया, खसरा हो गया, ये विषाणु जनित रोग है। याद रखिएगा। एक पूछा था एड्स। एड्स कैसा रोग है? तो ये भी विषाणु जनित रोग है। किस विषाणु से होता है? तो HIV विषाणु यानी HIV वायरस के कारण होने वाला रोग है एड्स। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए, मोमबत्ती का हवा में जलना क्या है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। मोमबत्ती का हवा में जलना क्या है? तो याद कर लीजिए, ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। ऑक्सीकरण है। मोमबत्ती का हवा में जलना क्या है? ऑक्सीकरण है। मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो देखिए दोस्तों, मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो सिनेबार। सिनेबार मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क है। इसका सूत्र होता है HGS। डी ऑप्शन में है मैलेनकाइट। ये कॉपर का अयस्क है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन में है गिब्साइट। ये किसका है? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट आप सभी जानते हैं, ये सोडियम का अयस्क है। और क्रायोलाइट का कभी कभी सूत्र भी पूछा जाता है, तो बता देते हैं Na3AlF6। ये क्रायोलाइट का सूत्र है। निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी याद रखिए। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे आते हैं। तो चलिए बता देते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या है? तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जो चुंबक की दिशा में हल्का आकर्षित होता है। याद रखिएगा, जो पदार्थ चुंबक की दिशा में हल्का आकर्षित होता है वो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। तो प्लेटिनम क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। आगे देखिए, गांधी जी अपना काम आप करते थे, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? देखिए यहाँ जो 37 नंबर है, इसमें थोड़ा सा और बता देते हैं लौह चुंबकीय के बारे में। ये भी पूछा जाता है। तो लौह चुंबकीय में आगे आपका लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सभी क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ है। यहाँ पे आंसर बताएंगे, ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है। तो यहाँ पे 38 का आंसर क्या होगा? गांधी जी अपना काम आप करते थे। यहाँ पे आप जो है ये सर्वनाम है, तो सही जवाब है बी ऑप्शन। याद रखिएगा, आप शब्द का प्रयोग गांधी जी के स्थान पर किया गया है। यहाँ पे फूला न समाना मुहावरे का अर्थ क्या है? और हिंदी व्याकरण के भी प्रश्न बिल्कुल इसी तरह के पूछे जाते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? डी ऑप्शन, बहुत प्रसन्न होना। और देखिए दोस्तों, सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करता हूँ। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करें। जिसको त्याग दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो देखिए, जिसको त्याग दिया गया हो उसके लिए एक शब्द है त्यक्त।
और जिसे त्याग देना उचित हो उसे उसके लिए है त्याज्य। तो दोनों याद रखना है, जिसे त्याग देना उचित हो त्याज्य और जिसको त्याग दिया गया हो त्यक्त। देव्यर्पित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देव्यर्पित का संधि विच्छेद क्या होगा? देवी प्लस अर्पित, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है और ये यन संधि के उदाहरण है। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो शिक्षा शीर्षक इस निबंध के निबंधकार है जे कृष्णमूर्ति। याद रखिएगा। गुनाहों का देवता उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, इसको ध्यान रखें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। आगे देखिए, ये मैथ्स के प्रश्न है, सरलीकरण का प्रश्न है, इसका आंसर बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले ब्रैकेट का काम करेंगे और ब्रैकेट में किसका काम करेंगे? डिवाइड का। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 24 है। तो चलिए हम 4 लेके ही सॉल्व करते हैं। देखिए ऑप्शन मैच नहीं करेगा अगर हम लोग 4 को लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, तो 4 से भाग देंगे, 4 में 1, तो यहाँ बन जाएगा 2 + 1 × 3 माइनस 2 × 2 4। फिर से देखिए 2 + 3 × 1 3 माइनस 4। अब 3 2 5, 5 में 4 गया 1, तो ब्रैकेट में आपका 1 आ गया। तो यहाँ से हुआ 72 माइनस 32 और ब्रैकेट में 1 अब प्लस 8। 32 × 1 करेंगे 32, तो यहाँ से हो जाएगा 72 और 8 कितना हो जाएगा? 80। 80 में 32 को माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा कितना? यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 यानी 48। देखिए एक भी ऑप्शन में 48 नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 24 होना चाहिए था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 48। आगे देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्षों के बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा। तो सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है? चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए, हम आपको बताते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से मान लेते हैं ए और बी की वर्तमान आयु 8x है और 9x है। 8x और 9x। देखिए 9 वर्षों के बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा। 9 वर्ष के बाद यानी ए और बी का जो उम्र है 8x और 9x, दोनों में हमको 9 जोड़ना है, क्योंकि 9 वर्ष के बाद बोला जा रहा है। तो 8x में 9 ऐड कीजिए, डिवाइड में 9x में भी 9 ऐड कीजिए और ये हो जाता है 19:21 यानी 19/21। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लीजिए। तो देखिए x का मान यहाँ से आपका आ जाएगा 6। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जगह यहाँ पे नहीं है। तो x का मान अगर 6 आ गया तो हम चलिए b का निकालते हैं। तो b का उम्र क्या हो जाएगा? हमने माना था b का उम्र था कितना? 9x। तो 9 × 6 यानी 54। b का उम्र पता चल गया 54। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं b की वर्तमान उम्र पता चल गया 54 वर्ष। अब एक कंडीशन दिया हुआ है c b से 3 वर्ष छोटा है। तो देखिए यहाँ पे c लिखते हैं, ये b से 3 वर्ष में छोटा है। तो 54 में 3 को माइनस कीजिए, 51 वर्ष आ गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन 51 वर्ष। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।